गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, आज आपके लिए एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, और क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खास रेलेवेंट करंट अफेयर्स नहीं आ रहा। करंट अफेयर्स तो बहुत आ रहा है, मसाला न्यूज़ बहुत रहता है, तड़का। बट एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ की कमी रहती है। कभी कभी एक ही दिन में 5 आर्टिकल आ जाते हैं, है ना, और कभी कभी कुछ नहीं आता है। खैर, अभी हम लोग थोड़े जो टॉपिक्स बचे हैं हमारे, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैतन्य बोल रहे हैं आई कुड नॉट अटेंड योर फ्यू क्लासेस। हाँ चैतन्य, देख रहा था आप मैसेज नहीं कर रहे थे, तो आई कुड रिकॉग्नाइज ऑनलाइन स्टूडेंट। बाकी गुड मॉर्निंग, क्लियर है साउंड, सब थिंग ठीक है। ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं कवर करने के लिए आज, सो दिस विल बी अ वेरी ब्रीफ लेक्चर। बट हाँ, एक टॉपिक, इसमें दो टॉपिक वैसे होंगे जो बार बार रिपीटेटिवली आ रहे हैं। देखो, इंडियाज एफर्ट इन मिनरल डिप्लोमेसी, है ना। खासकर मैं जून जुलाई से बहुत बार, अभी तक 5-6 बार मिनरल के ऊपर और क्रिटिकल मिनरल के ऊपर फोकस कर चुका हूँ। इधर भी जो रात में डीसी अपलोड हो रहा है, उसमें भी एक दिन क्रिटिकल मिनरल के ऊपर टॉपिक लिया हुआ था, है ना। क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, जैसे ईवी हो गया, सोलर सेक्टर हो गया, समझ में आ रही बात, है ना। बाकी आपका कोई भी एविएशन सेक्टर हो गया, उसमें जो भी मिनरल्स यूज होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स। वो क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसको डेवलप कराने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इनफैक्ट कॉपर भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा लिथियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 मिनरल्स जो है वो टारगेट किए हैं। और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि कैसे इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पे। किसके लिए? मिनरल्स के लिए। चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल्स में लीडर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडिया ऐसा क्या क्या एफर्ट ले रहा है कि उसका जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। चाइना एक तो फ्रेंडली नेशन नहीं है, और दूसरा ऊपर उस पर डिपेंडेंसी कितना घाट, कितना खतरनाक बात हो गया, ये समझ में आ रही बात। तो ये हम पढ़ेंगे। तो मिनरल जो है जीएस पेपर 1 का पार्ट बनता है, और डिप्लोमेसी जो है जीएस पेपर 2 का पार्ट बनता है। ग्लोबल शेयर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कहां से कहां पहुंच गया। 20 साल पहले सोलर एनर्जी की कोई बात भी नहीं करता था। तो ये थोड़ा इवोल्यूशन टाइप है, एक रेगुलर टॉपिक है। डिजीज एक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजीज एक्स क्या है, और इसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा होती है। मान लो प्रीलिम्स में एक सड़ा हुआ क्वेश्चन ही पूछ दे कि व्हाट इज डिजीज एक्स, और ये एकदम सिंपल सा टॉपिक होते हुए भी आपको पता नहीं हो, इसीलिए बस इसको कवर कर रहे हैं। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो मैं पढ़ाऊं बस वही जरूरी है। ठीक है, देखो, रोज आएगा डेटा। कल आएगा इन्फ्लेशन इतना हो गया, ठीक है, फिर आएगा कि नहीं इन्फ्लेशन इतना हो गया। तो बॉल बाई बॉल कमेंट्री थोड़ी जरूरी है हमारे लिए, है ना। अब जैसे मान लो हर 2 महीने पे आरबीआई रिपोर्ट देगा, हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका कितना लेके क्या करेंगे हम लोग। हाँ, बट कोई ईयरली रिपोर्ट जो आ रहा है, जो ईयर में एक बार आएगा, या बाई एनियली रिपोर्ट जो आ रहा है, जो ईयर में 2 बार आएगा, या जब हम मेंस देने वाले हैं तब कोई रिपोर्ट आया है, भले ही वो हर मंथ रिपोर्ट आता है, बट मेंस देने वाले हैं, अब तो हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए इन्फ्लेशन का या किसी चीज का, तो उस टाइम पे वो जरूरी है, याद करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, खत्म, है ना। बस इतना ही जरूरी होता है। उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाता भी जाता हूँ। बीजिंग वॉर अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, दिल्ली जो है पूरे इंडिया में एयर पॉल्यूशन के लिए नोन है। आप में से कौन कौन सा लोग दिल्ली गया है पहले कभी? तुम गए हो दिल्ली? आप भी गए हो? और तुम लोग दिल्ली नहीं गए हो, जाना भी मत। खासकर अक्टूबर से लेके फरवरी तक तो मत जाना, है ना। बाकी टाइम चले जाओ, अच्छा है, ठीक है। अक्टूबर, जब मैं दिल्ली दूसरी बार गया, पहली बार तो मैं बहुत पहले गया था, है ना। दूसरी बार गया 2016 में गया हूँगा, या उसके पहले भी गया था, 12 में, 8 में। तो 2008 में, 12 में तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। 16 में जब मैं गया, आफ्टर कॉलेज वॉलेज सब कुछ खत्म करके, 13 में भी गया था, 13 में तो वहीं रहा था। 16 में जब गया, अचानक से लगा कि पता नहीं नाक में कुछ जा रहा है,
है ना, मतलब ये फ्रेश एयर तो कह ही नहीं सकते उसको। तो ये इतना खतरनाक सा चीज था। और दिल्ली जो है एयर पॉल्यूशन के लिए नोटोरियस हो गया, पूरा एकदम स्मॉग भरा रहता है, स्मोक और फॉग मिल जाता है सर्दियों के टाइम में, स्मॉग बन जाता है, धुएं के बादल ऐसे दिखते हैं, है ना। आप लोगों ने मास्क लगाना कोरोना में सीखा होगा, वहां के लोग पहले से मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मास्क लगाएं क्योंकि धुआं अंदर नहीं जाए लंग्स में, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी मुंबई की, वो दिल्ली में आई, उसने छोड़ दिया योगा करना कि यहाँ योगा करेंगे तब बीमार हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो दिल्ली को बीजिंग से सीखने की जरूरत है, ये आर्टिकल कहता है। बीजिंग में भी ऐसे एयर पोल्यूशन हुआ करता था 20 ईयर्स अर्लियर, 25 ईयर, 30 ईयर्स अर्लियर। रिपोर्ट्स आते थे कि वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेस्ट सिटी क्या है, तो बीजिंग पहले आता था, फिर दिल्ली आता था। तो बीजिंग ने ऐसा क्या किया जो दिल्ली की करने की जरूरत है, बस इसमें थोड़ा सा केस स्टडीज है। यस एजे, यू आर आस्किंग समथिंग। कैपिटल, कैपिटल कैसे शिफ्ट करोगे? कैपिटल है तुम्हारा अपना, है ना, कैपिटल कहीं भी शिफ्ट करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम है, यू आर एड्रेसिंग द सिम्टम नॉट द रूट कॉज। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इंडिया एफर्ट इन मिनरल डिप्लोमेसी। मिनरल डिप्लोमेसी क्या है? द आर्टिकल डिस्कसेस इंडियाज मिनरल डिप्लोमेसी, a strategic effort to secure critical mineral essential for the countries मैन्युफैक्चरिंग। कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे जो लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है बताओ? क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है ना, क्रिटिकल मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज फोकसिंग ऑन मिनरल डिप्लोमेसी टू सिक्योर क्रिटिकल रिसोर्स। तो हमारा मिनरल, क्रिटिकल मिनरल बहुत सारा चाइना से आता है, और हम क्या कर रहे हैं, चाइना के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां जहां पे क्रिटिकल मिनरल है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका वाली कंट्रीज, आप लोगों ने नाम सुना है चिली का, सुना है? बोलीविया का नाम सुना है? चिली, बोलीविया, उरुग्वे, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे क्रिटिकल मिनरल रिजर्व बहुत सारा छुपा हुआ, लिथियम का रिजर्व है, और भी कोबाल्ट ओबाल्ट का रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा रिजर्व है, कजाकिस्तान में बहुत सारा रिजर्व है। तो चाइना पे अपना डिपेंडेंसी अगर कम करना है तो इन कंट्रीज के साथ हमें डिप्लोमेसी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये सब कंट्री आराम से ये एग्जाम में आ सकता है ना। की पिलर्स ऑफ इंडियाज मिनरल डिप्लोमेसी, फोकस ऑन रिसोर्स रिच नेशन। रिसोर्स रिच नेशन सबसे ज्यादा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। मेरा कॉलेज है, उसका पुराना नाम है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, मतलब माइनिंग का स्टडी जो है वर्ल्ड में फर्स्ट टॉप 3 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की जो है माइनिंग के लिए, वो हमारा कॉलेज हुआ करता है। तो ऑब्वियस बात है कि हमारे यहाँ माइनिंग इंजीनियर, वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स माइनिंग इंजीनियर्स है मेरे कॉलेज के, और वो लोग प्लेसमेंट ले लेके ऑस्ट्रेलिया जाते थे। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे माइंस होंगे। समझ में आ रही बात? तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे माइंस है, और वहाँ पे बहुत सारा रिजर्व है मिनरल्स का, कोयले का भी है ना, यूरेनियम का भी है। समझ में आ रही बात? उसके अलावा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ आता है? वही साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, वो पूरे रीजन में बहुत सारा क्या है? मिनरल रिजर्व। ठीक है। यूएस में, रशिया में तो रहेगा ही, क्योंकि यूएस रशिया का साइज ही बहुत बड़ा है। रशिया कितना बड़ा है, तो वहां तो रिजर्व तो रहेगा ही। कजाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, मैं बार बार बोलता हूं, जहां पे यूरेनियम का रिजर्व सबसे ज्यादा है। टू सिक्योर लिथियम, कोबाल्ट एंड अदर क्रिटिकल मिनरल। लैटिन अमेरिका, उसी को बोलते हैं हम साउथ अमेरिका, नीचे ऐसे आता है ना साउथ अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में 3 कंट्रीज, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया। इसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। प्रीलिम्स में आ सकता है कि लिथियम ट्रायंगल क्या है। तो ये 3 कंट्रीज मिलके क्या बनती है? लिथियम ट्रायंगल, है ना। समझ में आ रही बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। काबिल पिछले लेक्चर में भी आया था। काबिल का फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल, खनिज विदेश, खनिज मतलब मिनरल्स, मिनरल्स विदेश मतलब फॉरेन। इंडिया की कंपनी जो फॉरेन में क्या करती है? मिनरल्स को सिक्योर करने का काम करती है, वो कौन है? काबिल। काबिल ने इन 2019 टू इंश्योर ए स्टडी सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल, इसको 2019 में स्टैब्लिश किया गया। तो ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट काबिल भी बनेगा। और इसके बाद से बहुत सारा एमओयू साइन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में काबिल ने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या मिल सके, लिथियम और कोबाल्ट। अर्जेंटीना से 2024 में साइन किया है कि हमें क्या मिल सके वहां से, लिथियम। कितने मिलियन डॉलर का, 24। अब तुम देखो ये जो डेटा है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसके लिए होगा, मेंस में। मेंस में लिखना होगा डेटा। ये काबिल कब बना, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, बट कब बना ये मेंस के लिए जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। फैसिलिटेशन ऑफ डील्स इन बोलीविया एंड चिली, बोलीविया और चिली में भी काबिल क्या है, डील कर रहा है। ये ऑब्वियसली पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, सारे पीडीएफ आपको आज ही भेज दूंगा मैं। सेंट्रल एशिया एंगेजमेंट, ज्वाइंट वेंचर विद कजाकिस्तान, इरूक टाइटेनियम लिमिटेड टू प्रोड्यूस टाइटेनियम। कजाकिस्तान में जो कंपनी है आइरूक टाइटेनियम लिमिटेड, उसका काबिल के साथ क्या है, ज्वाइंट वेंचर की वहां पे क्या प्रोड्यूस करे, टाइटेनियम प्रोड्यूस किया जाए। समझ में आ रही बात। टाइटेनियम बहुत ही हार्ड मेटल होता है। प्रपोजल ऑफ एन इंडियन सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम। सेंट्रल एशिया पता है ना, इंडिया, फिर इंडिया के बाद कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, यहां तक आता है साउथ एशिया। अफगानिस्तान के बाद क्या आता है, ईरान वगैरह, ये क्या आता है, वेस्ट एशिया। उसके ऊपर जाओ तो क्या आता है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में मेनली 5 कंट्रीज आती हैं। कजाकिस्तान नाम सुना है, किर्गिस्तान नाम सुना है, बोलो, उज्बेकिस्तान नाम सुना है, ताजिकिस्तान नाम सुना है, अरे सुना है, और एक और कौन सा तान बच गया, तुर्कमेनिस्तान नाम सुना है। तो ये सारे तान 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 वाले कंट्री कहाँ है, सेंट्रल एशिया में। पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, राजस्थान तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात। तो वो तान कंट्रीज जो है हमारी, वो क्या है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में बहुत मिनरल रिजर्व दबा हुआ है। तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ रेयर अर्थ, रेयर अर्थ मतलब अर्थ थोड़ी रेयर है, अर्थ के पास कुछ मिनरल हैं जो रेयर है, उसका फोरम हमने प्रपोज किया है सो दैट कि हम वहां भी काम कर सके। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, अल्टमिन प्राइवेट लिमिटेड सिक्योर्ड अ डील विद बोलिवियाज वाईएलबी फॉर लिथियम आयन बैटरी रॉ मटेरियल्स। तो ये सब मेंस में लिखने लायक चीजें हैं, प्रीलिम्स में इतना कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में पूछने वाली चीज वही है काबिल, प्रीलिम्स में पूछने वाली चीज है लिथियम ट्रायंगल, जो 3-4 साल से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट दिस ईयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और की पार्टनरशिप हमने क्वाड, आईपी, ये सब पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे जब हम आईआर वाईआर पढ़ेंगे। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, पार्टनरशिप विथ नेशन सच एज यूएस, यू, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया फॉर नॉलेज शेयरिंग। मिनरल तो निकाल लोगे, बट मिनरल निकालना कैसे है, यूज कैसे करना है, ये सब टेक्नोलॉजी किसके पास है, डेवलप्ड कंट्रीज के पास। तो नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उस सब के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो आगे डेवलप्ड कंट्री है, यूएस, यू, है ना। क्योंकि कई बार सिर्फ मिनरल निकाल के करोगे क्या, मिनरल आ गया, आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, तो उनके साथ भी हमें डील करना पड़ता है। मिनरल डिप्लोमेसी में चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी। सप्लाई चेन मतलब मिनरल कहाँ से निकलेगा, कहाँ पे एक्सट्रैक्शन के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, कहाँ पे उसको यूज किया जाएगा। समझ में आई बात। ये पूरा स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन। तो ये सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी हमारे पास अभी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। समझ में आई बात। इसको और ज्यादा इफेक्टिव करने की जरूरत है। इसको क्या बोलेंगे, चैलेंजेस। क्या बोलेंगे, बोलो, चैलेंजेस। ठीक है। वीक डिप्लोमेसी कैपेसिटी, नो डेडिकेटेड डिवीजन फॉर मिनरल डिप्लोमेसी विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। हमारे पास एक मिनिस्ट्री है जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री। वो पुराना नाम है, नया नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर हमने सिर्फ मिनरल के लिए कोई डिवीजन बना के नहीं रखा है ना। जो लोग हैं वही सब काम करते हैं, वही कोई इंसान फंसा हुआ होगा उसको लाएंगे भी, सब काम वही करते हैं। उसके अंदर अगर हम डिवीजन बना के रखें जो सिर्फ मिनरल के ऊपर काम करेगा डिवीजन, तो ज्यादा अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। सजेशंस, एस्टैब्लिश ए मिनरल डिप्लोमेसी डिवीजन सिमिलर टू द न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक डिवीजन बनाया है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल एआई वगैरह का। तो जैसे उसका डिवीजन बनाया है, एक मिनरल वाला डिवीजन भी बना दो, वो लोग सिर्फ मिनरल प्रोक्योर करने का काम किया करेंगे। सस्टेनेबल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को और सस्टेनेबल बनाना है। क्वाड, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, टेक्नोलॉजी हमें और ज्यादा अच्छे से चाहिए। मिनरल डिप्लोमेसी, वे फॉरवर्ड क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी बनाना चाहिए।
डेडिकेटेड मिनरल डिप्लोमेसी फ्रेमवर्क, सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में क्या पूछेगा, क्रिटिकल मिनरल का रोल क्या है, तो क्रिटिकल मिनरल बता दो क्या है, फिर बता दो हमारे पास नहीं है, हम चाइना पे डिपेंडेंट है, फिर बता दो कि चाइना पे डिपेंडेंट तो है बट और क्या स्टेप लिया गया है, फिर बता दो वो स्टेप लिया तो गया है बट उसमें क्या चैलेंजेस है, फिर बता दो चैलेंजेस दूर करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड। समझ में आई बात? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट अ मेंस आंसर। ठीक है, टॉपिक नंबर 2, ग्लोबल शेयर ऑफ सोलर एनर्जी। ये टच एंड गो है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट टॉपिक वाज इंपॉर्टेंट। तो पीडीएफ सबके ग्रुप में आज भेज दिया जाएगा, ये यूट्यूब पे भी अपलोड करके मैं उसके नीचे पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट आईएएस का, वहां भी आपको लिंक डाल दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यस तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा, खांसी आ गया। सॉरी, क्रिटिकल मिनरल के अंदर ही रेयर अर्थ मिनरल आ सकता है। समझ में आई बात? रेयर अर्थ मिनरल जो है वो रेयरली मिलता है अर्थ पे, बस उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, 3 तरह का मिनरल होता है। क्रिटिकल मिनरल मतलब जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए जरूरत है, वो हमारे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिनरल। उसमें रेयर अर्थ मिनरल भी हो सकता है और जो रेयर अर्थ नहीं है वो भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिनरल। जैसे कॉपर है, कॉपर रेयर अर्थ तो नहीं है, कॉपर बहुत मिलता है बट दैट इज वेरी क्रिटिकल। लिथियम भी कोई रेयर अर्थ नहीं है अभी के टाइम पे, पहले तो लग रहा था। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल शेयर ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी 2013 में 1419 गीगा वाट, वाट एनर्जी का यूनिट है। गीगा मतलब 10 टू द पावर 6, गीगा का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर। तो इतना एनर्जी लेवल तक पूरा वर्ल्ड सोलर एनर्जी में पहुंच चुका है। सोलर एनर्जी पिछले 23 इयर्स में 36% के ग्रोथ से बढ़ रहा है। हर साल सोलर एनर्जी में कितना ग्रोथ हो जाता है, 36% लास्ट 24 ईयर में। द एनर्जी नाउ अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी एडिशंस वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड में जितना रिन्यूएबल एनर्जी लगाया जा रहा है उसमें 75% एनर्जी कौन सा है, सोलर ही लगाया जा रहा है। समझ में आ रही बात? रिन्यूएबल में कौन है जिसको रिन्यू किया जा सके, रोज सन उगेगा, रोज रिन्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिन्यूएबल में दूसरा कौन है, विंड है ना, जब हवा बहेगी तो विंड एनर्जी आ जाएगा। खासकर ओशियन के पास में हवा हमेशा बहती रहती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वहां विंड एनर्जी, बट ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जा रहा है, सोलर एनर्जी लगाया जा रहा है। समझ में आई बात? इनोवेशन इन सोलर एनर्जी, इसमें देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट सोलर सेल। सोलर सेल, सेल मतलब बैटरी, सोलर सेल होगा जो एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये तो बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक टर्म दिया हुआ है क्वांटम डॉट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। डॉट तो समझते हो, अरे डॉट समझते हो ना, डॉट क्या है, ऐसे बिंदु छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, डॉट। क्वांटम डॉट क्या है, क्वांटम डॉट बहुत ही छोटा पार्टिकल है, क्वांटम डॉट, है ना। नैनोमीटर समझते हो आप लोग, अरे नैनोमीटर समझते हो क्या, बोलो क्या होता है नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 10 टू द पावर -9 मीटर। पता है कितना छोटा होगा, उतना छोटा डॉट है, उसको क्या बोलेंगे, क्वांटम डॉट। तो अगर कोई मटेरियल, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आयरन है, तुम्हारे पास कार्बन है, तो आयरन है तो उसका कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, उसका कुछ हीटिंग प्रॉपर्टी है, उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं? बट वही आयरन का साइज अगर नैनोमीटर में चला जाता है, कहां चला जाता है, नैनोमीटर में। तुम्हारे पास कार्बन है, कोयला, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, बट वही कोयले का साइज, कार्बन का साइज अगर कहां चला जाता है, नैनोमीटर में। तो जब साइज नैनोमीटर में होता है
तो उसी ऑब्जेक्ट का, उसी मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, हीटिंग प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सारा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अलग ही हो, बट हो जाता है। उसी को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नैनो साइंस बोलते हैं। समझ में आई बात? है ना? तो वही है नैनो डॉट, बहुत छोटा साइज का डॉट। डॉट है मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। आप सब लोगों ने पेंसिल से लिखा है कभी? पेंसिल में जिस चीज से लिखते हो उस चीज का नाम क्या है? ग्रेफाइट। पढ़े हो कभी? अरे बोलो। पेंसिल में जिस चीज से लिखते हो उस चीज का नाम क्या है? ग्रेफाइट। वो है क्या? कार्बन है। अब उसी ग्रेफाइट का अगर बहुत पतला शीट बना दिया जाए, शीट, शीट समझते हो ना, पतला पेज, वो शीट इतना पतला हो कि उसका थिकनेस किस में चला जाए? नैनोमीटर में, तो उसको ग्राफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ। उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। ग्राफीन को बड़े बड़े बिल्डिंगों में बाहर लगाया जाता है पेंट के साथ, टेम्परेचर कम करने के लिए, है ना। कई बार एलईडी और एलसीडी में लगाया जाता है ग्राफीन को, पतले से शीट को। समझ में आई बात? ग्राफीन जो है वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। उतना पतला स्टील है उतना पतला ग्राफीन में ग्राफीन मजबूत होगा। समझ में आई बात? तो जैसे ही कोई नैनोमीटर साइज में जाता है उसका पूरा प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नैनो साइंस ही यही है, नैनो टेक्नोलॉजी ही इसी पे बेस्ड है। बात समझ में आया? तो क्वांटम डॉट सोलर सेल अचीव्ड अ रिकॉर्ड एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। फिर ये सब ओके ओके है, इसमें कुछ खास हमें नहीं समझना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सोलर टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्फ फिलिंग सोलर पैनल, वैसा सोलर पैनल जो अपने आप को थोड़ा बहुत क्या कर सकता है? मेंटेन। उसको क्या बोलोगे? सेल्फ हीलिंग। सोलर पावर्ड फाइटो माइनिंग। फाइटो समझते हो? फाइटो किसको बोलते हैं? पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? फाइटो। आगे से याद रख लो, फाइटो प्लैंक्टन, नाम सुना है ना? है ना? फाइटो किसको बोलते हैं? पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? फाइटो। तो सोलर पावर्ड, सोलर एनर्जी से पावर्ड फाइटो माइनिंग मतलब पेड़ के अंदर से, वो पेड़ की रूट्स कहां होता है? अंदर तक होता है कि नहीं होता है? वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेने को हम क्या बोलते हैं? फाइटो माइनिंग। यूज सोलर एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मेटल्स फ्रॉम सॉयल थ्रू प्लांट्स। प्लांट्स के थ्रू निकाल लेना। प्रीलिम्स के लिए ये फाइटो माइनिंग क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? यही बोलना था ना फिर से। फाइटो मतलब पेड़ पौधा, है ना। फाइटो, और ये इनके रूट्स अंदर तक होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सोलर एनर्जी का यूज करके इनके थ्रू मिनरल्स का या मेटल्स का माइनिंग कर पाना। समझ में आई बात? ठीक है। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटो वोल्टाइक्स, एक सोलर पैनल्स बनाना इंटीग्रेटेड, ये सब आसान है। रिसाइकल करना, सर्कुलर इकोनॉमी, ये तो समझ ही रहे हो, है ना। बार बार यूज करो तो सर्कुलर इकोनॉमी हो गया। प्लास्टिक ले आए फेंके नहीं, उसी से सब काम चला रहे हो 4 बार, है ना, तो क्या हो गया? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर मतलब वापस से भाई, कपड़ा खरीदे, यूज किए, यूज करने के बाद घर में यूज किए, फिर पोछा बन गया, फिर उसको दे दिया, रिसाइकल होकर फिर कपड़ा बन गया, हो गया सर्कुलर इकोनॉमी। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक। तो ये समझ में आया। दो चीजें समझ में आई, एक क्वांटम डॉट और दूसरा फाइटो माइनिंग। आया समझ में? ठीक है। दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये है क्वांटम डॉट। आप तो बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बट उसको देखा कैसे गया होगा? ऐसे। ठीक है। सोलर एनर्जी का कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है। जब स्टार्टिंग में सोलर एनर्जी के बारे में सोचा गया तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था कंपेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सुपीरियर होते गई तो कॉस्ट क्या करते गया? डिक्लाइन। अभी उसका कॉस्ट क्या है? $40 मेगा वॉट पर आवर, है ना। मेगा वॉट आवर $40। तो ये कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है। इंडिया का कॉस्ट उससे क्या है? कम ही है। ये भी मेगा वॉट है। क्या है? मेगा। मेगा मतलब 10⁻³ समझ में आई बात? मेगा मतलब कितना?
हम्म, हाँ 10 to the power 6 आ जाएगा, ठीक है, मेगावाट। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन सोलर पावर वोल्टेज टेक्नोलॉजी आर प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 500 बिलियन। सोलर पावर में हम बहुत इन्वेस्ट करेंगे। सोलर पावर में डोमिनेंस किसका है? चाइना का। यूएस का 10%, चाइना का 43। इंडिया कितना है? 5-6% शेयर पे है, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट कौन है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ये भी पूछा जाता है कि सोलर पावर में सबसे कौन सी कंट्री जो सबसे आगे है ना? चाइना, फिर यूएस, फिर क्या आएगा इधर? जापान, जर्मनी, इंडिया। समझ में आई बात? जापान, जर्मनी, इंडिया ऑलमोस्ट बराबर के आसपास है, ठीक। तो ये सब चीजें भी पूछी जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म होगा, ये सब मेंस वाली चीजें हैं जो आप समझ रहे हो कि क्या क्या सोलर एनर्जी से फायदा हो सकता है। CAGR का यहाँ पे मतलब दे दिया है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड मतलब हर साल कंपाउंड होते जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज है। ये आपका हो गया आपका टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 है डिजीज एक्स। एक्स मतलब वैसा डिजीज जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वैसा डिजीज जो बहुत लोगों को परेशान कर सकता है, कोविड जैसा। अननोन डिजीज जो ऐसा पोटेंशियल रखता है कि पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल पे ला दे, उसको क्या नाम दिया है WHO ने? डिजीज एक्स। समझ में आई बात? डिस्कवर होने के बाद भले उसका नाम रखा है कि कोई भी ऐसा अननोन डिजीज अचानक से आया तो उसका नाम ढूंढो, 50 चीजें ढूंढो, उसके पहले WHO उसको क्या बोल देगा कि दिस इज डिजीज एक्स, बच लो, ठीक है। तो डिजीज एक्स और कुछ भी नहीं है। 2018 में ही डिजीज एक्स के बारे में WHO ने बोला था, है ना। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में 400 लाइव्स एक अननोन बीमारी से चला गया, तो उसको भी क्या बोला जा रहा है? डिजीज एक्स। कंसर्न क्या है? द अनक्लासिफाइड नेचर ऑफ द आउटब्रेक है स्पार्क कंसर्न दैट इट कुड बी अ केस ऑफ डिजीज एक्स। तो डिजीज एक्स किसको बोलेंगे? जो पूरा वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल पे ला सकता है, जैसे किसने लाया? कोविड ने लाया। उसके पास बहुत खतरनाक पोटेंशियल रखता है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि ये डिजीज एक्स अभी जो दिख रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 400 लाइव्स लिया। इबोला जो कितना खतरनाक दिख रहा था, वो कहां आया? अफ्रीका में आया। समझ में आई बात? वो नहीं फैला वर्ल्ड में। कोविड क्यों फैल गया? क्योंकि चाइना में आया। अफ्रीका में कोई भी बीमारी आता है, सब कोई एक्टिव हो जाता है, बीमारी आया, अफ्रीका में बीमारी आया। अफ्रीका गरीब है, कुछ कर नहीं पाएगा खुद से, सब एक्टिव हो जाते हैं कि करो करो करो, रुको रुको रुको, अफ्रीकन को आने मत दो। बट चाइना इज लाइक, चाइना का डोमिनेंस था, ठीक है। अरे बीमारी है तो है, छींक रहे हैं लोग, छींक रहे हैं, चलो ठीक है, काम करो अपना। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो डिजीज एक्स का मतलब समझ में आया? डिजीज एक्स ऐसा कोई डिजीज एक्स इज नॉट ए स्पेसिफिक इलनेस बट अ प्लेस होल्डर फॉर एन अननोन पैथोजन दैट कुछ कॉज अ ग्लोबल एपिडेमिक और पैंडेमिक। ये चीज इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है? डिजीज एक्स का डेफिनेशन। समझ में आई बात? दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंस कोविड हम देख ही रहे हैं, है ना। तो यही है डिजीज एक्स। इबोला, मारबर्ग, लासा फीवर, ऐसे चीजों को डिजीज एक्स बोला जा सकता था, जिनके पास हाई मोर्टेलिटी रेट्स हो, जिनके स्प्रेड होने से लोग बहुत ज्यादा मरने लगे, और स्प्रेड होने का रेट भी बहुत ज्यादा हो, पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। यही है डिजीज एक्स। डिजीज एक्स में और कुछ चीज है नहीं। कुछ भी पैथोजन हो सकता है अननोन सा, जूनोटिक ओरिजिन हो सकता है। जू मतलब क्या होता है? जहां एनिमल्स रहते हैं, चलते फिरते हैं। तो जूनोटिक मतलब एनिमल से डिराइव्ड जो डिजीज है उसको क्या बोलते हैं? जूनोटिक। बोलो क्या बोलते हैं? जूनोटिक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, ये सब चीजें है ना डिजीज एक्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटी, इमर्जिंग डिजीज के पैटर्न में ह्यूमन एक्टिविटी का कनेक्शन देखने को मिल रहा है। कोविड-19 में यही था ना कि पता नहीं, है ना, कोई बैट या कुछ भी था ऐसे एनिमल, कोई चाइना में खाया, तो एनिमल और ह्यूमन इंटरफेस बढ़ता जा रहा है। ये सब कंसर्न है। फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क एरिया ज़्यादा है। खैर, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस यही जानना था कि डिजीज एक्स है क्या। अनप्रिडिक्टेबल नेचर, जूनोटिक डिजीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा डिजीज एक्स हो सकता है। पर्मा फ्रॉस्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो परमानेंटली फ्रॉस्ट है वो अगर पिघल जाएगा तो उसके अंदर से क्या क्या निकलेगा पता नहीं, क्या क्या पैथोजन भी तो निकलेगा। समझ में आई बात? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से
है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर वेक्टर्स बढ़ेंगे। वेक्टर्स किसको बोलते हैं? फिजिक्स में अलग वेक्टर होता है, यहाँ पे वेक्टर मतलब कैरियर, मच्छर हो गए, सैंड फ्लाइज हो गए, वो अलग अलग डिजीज कैरी करके घूमेंगे। तो डिजीज एक्स में प्रिपेयर्डनेस जरूरी है, रेस्पॉन्स जरूरी है, लो इनकम कंट्रीज के ऊपर फोकस जरूरी है ना, कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स जरूरी है। अच्छा एक चीज और है, CEPI। CEPI भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये एक तरह से एसोसिएशन है, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। क्या है बोलो? कोएलिशन फॉर एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। एक फाउंडेशन है ना, ठीक है, जैसे स्मार्ट आईएस फाउंडेशन, दैट टेक्स डोनेशन फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट, फिलैंथ्रोपिक एंड सिविल सोसाइटी टू फाइनेंस इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप वैक्सीन्स। जो भी इमर्जिंग डिजीज हो सकता है या डिजीज है जिसका वैक्सीन नहीं है, उसके वैक्सीन को डेवलप करने के लिए ये फाइनेंस करता है ना, और इसके पास पैसा कहीं से भी डोनेशन में आ सकता है। तो इसका नाम क्या है? CEPI। CEPI भी आपसे कहां पूछा जा सकता है? प्रीलिम्स में। प्रोटोटाइप पैथोजन प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन लाइक CEPI आर वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म दैट कैन बी अडेप्टेड टू एड्रेस अननोन डिजीज विद इन 100 डेज ऑफ डिटेक्शन। तो CEPI के बारे में भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अनप्रेडिक्टेबल डिजीज से प्रिपेयर्ड रहने के लिए ग्लोबल सॉलिडारिटी होना चाहिए। सॉलिडारिटी समझते हो? एक मेलजोल होना चाहिए, एक दूसरे पे लोग नहीं बोले तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। रिसर्च में इन्वेस्टमेंट हो, फ्रेमवर्क एक्सपैंड करे, ठीक है। लास्ट टॉपिक, न्यू दिल्ली को क्या सीखना चाहिए? प्रियव्रत बोल रहे हैं सर फॉरेस्ट का कुछ रिपोर्ट आया है क्या? लास्ट क्लास नहीं किया है प्रियव्रत आपने, है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, FSI रिपोर्ट, ठीक है, तो वो आया था, उसको पढ़ा भी दिया है। लास्ट करंट अफेयर्स वाली क्लास में PDFs में दे दूंगा, तो फटाफट आप सब लोग देख लेना। बीजिंग्स वॉर अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन अ मॉडल फॉर दिल्ली। तो बीजिंग में भी देखो, ये दिख रहा है दिल्ली, देखे हो कि नहीं? जब एयर पॉल्यूशन होता है तो जाकर दिल्ली देखो, दिख रहा है, ठीक है। खासकर दिल्ली का भी सिचुएशन जैसा ही बीजिंग का सिचुएशन हुआ करता था। तो बीजिंग ने क्या किया? बीजिंग का क्या किया वो समझते हैं। पहले 98 से 2008 10 साल तक आइडेंटिफाई किया सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, कि सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है क्या, बीजिंग में पॉल्यूशन कहां से आ रहा है। फिर इंटेंसिफाइड एक्शन टू टैकल पॉल्यूशन विथ मोर स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट क्या होता है? कड़ा मेजर्स, है ना, कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पेनाल्टी लगाओ, जेल में डालो, जो भी करो, तो वो सब काम करना स्टार्ट किया। फोकस्ड अग्रेसिव स्ट्रेटजी दैट इंक्लूडेड रीजनल कोऑपरेशन, है ना, रीजनल लोगों से कोऑपरेशन, ये सब काम दिल्ली को भी करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, बीजिंग में पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या निकल के आए? एनर्जी एंड कोल कंबशन, कोयला के कंबशन से पॉल्यूशन हो रहा था 22%, ट्रांसपोर्टेशन से कितना हो रहा था? 31%, कंस्ट्रक्शन से और इंडस्ट्री से कितना हो रहा था? 33%। अब मान लो दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन से 31% हो रहा है, तो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार क्या लगाया था? ऑड इवन लगाया था। समझ में आई बात? बट ऑड इवन लगाने से नहीं होगा, वो कुछ खास टेम्पोररी मेजर है कि चलो अभी बहुत कोहरा है तो चलो अलग चीज है। बट एक्चुअल चीज क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना। एक मेट्रो में सैकड़ों लोग आ जाएंगे, और वो सैकड़ों लोग आने के लिए 100 कार चाहिए अलग अलग, अगर सबको कार लेके चलना है तो। समझ में आ रही बात? और मेट्रो जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके चल रहा है तो कोई भी धुआं और पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिसिटी जहां बना वहां पॉल्यूशन हुआ, अलग बात है, बट कम से कम उस कंसंट्रेटेड डेंस सिटी में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें कैसी जरूरत है? ऐसे मेट्रो नेटवर्क की और ज्यादा जरूरत है। और ऑब्वियसली मेट्रो नेटवर्क के बाद दिल्ली, अगर मेट्रो नहीं होता तो दिल्ली बर्बादी हो जाता पॉल्यूशन से, पहला चीज। दूसरा, बसेस जो हैं, पुरानी बसेस हटा दो। दिल्ली में CNG आ गया था, फिर पुरानी बसेस अब और भी हटा दो, इलेक्ट्रिक बसेस करके ले आओ। जो भी गवर्नमेंट बसेज हैं क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक हो जाए, ठीक है। पुरानी बसेस का रूल लगा दो, 10 साल से पुरानी जो भी व्हीकल्स हैं, डीजल, पेट्रोल, सबको क्या किया जाएगा? दिल्ली से हटा दिया जाएगा। अब कोई दिल्ली में व्हीकल वही खरीदेगा जो 10 साल बाद दिल्ली से हटा सके उस व्हीकल को। समझ में आ रही बात? तो ऐसा स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आने की जरूरत। कंस्ट्रक्शंस में कई बार कंस्ट्रक्शन में इतना धूल उड़ने लगता है ना, अभी देखते ही हो कंस्ट्रक्शन में कितना उड़ता है।
कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है, तो कंस्ट्रक्शन में ऐसे मटेरियल का यूज करो कि जिसमें डस्ट वस्ट कम हो। पहले से जो ब्रिक्स और बाकी चीजें जो बनी हुई रहती हैं, प्री प्रिपेयर्ड चीजों का यूज ज्यादा करो। समझ में आ रही बात? ठीक है। एनर्जी एंड कंबशन, तो ये सारी चीजें, एनर्जी सेक्टर का इंप्रूवमेंट, ट्रांसपोर्ट का रेट्रोफिटिंग ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स को रेट्रोफिट करो कि उसके फिल्टर से पार्टिकल्स नहीं निकले। स्क्रैपिंग हाई एमिशन व्हीकल, जो बहुत ज्यादा धुआं कर रहे हैं उनको हटा दो। एक्सपेंशन ऑफ सबवे एंड बस और सबवे का एक्सपेंशन करो। तो ये सब सारा चीज दिल्ली भी कर रहा है, धीरे धीरे होगा। क्या क्या अचीव किया बीजिंग ने? सल्फर डाइऑक्साइड 83% डिक्रीज कर गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड 43%, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड 42%। ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं जो पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट। PM 2.5 ये सबसे ज्यादा, डस्ट पार्टिकल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डस्ट पार्टिकल। PM 2.5 क्या है? पर्टिकुलेट मैटर है। पर्टिकुलेट मैटर, छोटा मैटर जो हवा में सस्पेंडेड रहता है। कहां पे सस्पेंडेड रहता है? एयर में। धूल, डस्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड रहता है तो इसको SPM भी बोल देते हैं, है ना, जो कि आपके नोज के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है SPM, है ना। द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द चाइनीज गवर्नमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन पॉल्यूशन कंट्रोल। अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट दिल्ली कैन लर्न, ट्रांसपोर्ट को ओवरऑल करना दिल्ली कर ही रहा है बेचारा, है ना। मेट्रो पे आया, बाकी सब चीजें दिल्ली कर ही रहा है। ये देखो दिल्ली है, कितनी बसेज है, दिख रहा है। ये सारी के सारी बसेस क्या कर दो? इलेक्ट्रिक कर दो। कितने ऑटोज हैं? ऑटोज CNG चलते हैं, चलो CNG में भी एमिशन होता है थोड़ा, डीजल और पेट्रोल के मुकाबले क्या है? कम है, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है। एनर्जी का ट्रांजिशन करना है, रीजनल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। सबसे जो दिल्ली में जो घटिया चीज नहीं हो पा रही वो क्या है? रीजनल कोऑर्डिनेशन। दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की वजह से नहीं है, आसपास पंजाब, हरियाणा सब जगह खेती होती है, और लास्ट में वो लोग खेती काटने के बाद क्या कर देते हैं? जला देते हैं, है ना। तो वहां से बहुत ज्यादा होता है, वो कॉपरेशन दिल्ली में नहीं हो पा रहा। सबसे मेन प्रॉब्लम ही यही है। पब्लिक अवेयरनेस, अरे सांस लेकर मर रहे हैं तो पब्लिक तो वैसे ही अवेयर है, ठीक है, बट फिर भी पटाखे फड़ाएंगे तो वो लोग मानते नहीं है कि एक दिन दिवाली है। अरे तो दिवाली है तो फिर 2 महीने झेलते हो यार तुम लोग। समझ में आ रही बात? मत करो। खैर दिवाली से पहले से ही कई बार वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं। और एक बार पंजाब हरियाणा के फार्मर लोग इतने शातिर थे, इतने चालू थे कि उन्होंने क्या किया? दिवाली के एक दिन पहले ही, दिवाली के दिन ही उन्होंने क्या किया? अपने खेतें जलाई, सो दैट कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है लोग बोलो किसकी वजह से है? दिवाली की वजह से ही है। समझ में आया? दिवाली की डेटें आगे पीछे होते रहती है ना। एक बार दिवाली बहुत पहले आ गया अक्टूबर में, अब उस समय मैंने देखा कि इस बार तो पॉल्यूशन ही नहीं हुआ। पॉल्यूशन 20 दिन बाद हो रहा है क्योंकि जब खेतें जलाई जा रही हैं। बट एक डेट ऐसे कोइंसाइड किया कि उसी टाइम दिवाली, आज कल तक एकदम साफ, अगले दिन एकदम अंधकार, धुआं धुआं धुआं। समझ में आई बात? तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अभी मैं परसों का न्यूज़पेपर देख रहा था, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। क्या किया है? अनाउंसमेंट कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए शुगर केन के लिए, है ना, कुछ इतना क्विंटल, इतना रुपीस पर क्विंटल एक्स्ट्रा देंगे। शुगर केन, शुगर केन समझते हो जिससे चीनी बनता है? शुगर केन बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कैसा क्रॉप है? वाटर इंटेंसिव। पानी बहुत पीता है वो। पंजाब में पानी ही नहीं है। पंजाब में पानी कहां से इरिगेशन होता है? नीचे से, यही सोलर पैनल से ट्यूबवेल चला के नीचे से पानी निकाल के और खेतों में डाला जाता है। शुगर केन उस एरिया के लिए है ही नहीं जहां बारिश कम होता है। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में देखते हो ना कि बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, पानी है नहीं, शुगर केन लगाएंगे। तो गर्मी गलती गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है ना। देख के दुख होता है बट कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ऐसी चीजें, अब शुगर केन का मैच्योरिटी भी होगा 6-7 महीना। शुगर केन जब ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद जब सूख जाएगा साइड साइड से, तो बहुत सारा उसका पत्ता निकलेगा और गिरेगा सूखा हुआ, उसको जलाना पड़ेगा, फिर पॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही बात? तो ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा है रादर देन एनीथिंग एल्स। ठीक बात है। दीज आर ऑल द 4 टॉपिक्स रिमेनिंग। फिर आज से करंट अफेयर्स हम लोग DCA कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। बाकी PDFs आपको
मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पेंडिंग करंट अफेयर्स ऑफ द दिसंबर मंथ। हमने 3 दिन क्लासेस कर ली और जितने भी करंट अफेयर्स के चीज़ें पेंडिंग थी वो हमने समझ लिया, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें जो समझाई हैं, क्वांटम डॉट ये वो प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से कर लेना। कर लोगे पक्का? ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद।